Now, let me tell you about the type of ligands. कोऑर्डिनेशन नंबर ये है, और ज्यादा क्लियर होगा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के एग्जांपल्स जैसे जैसे मैं आपको टाइप ऑफ लिगेंड्स पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आप कोऑर्डिनेशन नंबर के और ज्यादा एग्जांपल से फैमिलियर होते जाओगे. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड अकॉर्डिंग टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द लिगेंड. राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, और उसमें लिखना अकॉर्डिंग टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द लिगेंड. लिगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज उपस्थित है उसके आधार पे उसके बेस पर क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज present on ligand, on the basis of charge present on ligand. For example, number 1 लिख दूं मैं, negatively charged ligands. negatively charged ligands, negative charge ligands के बारे में बात कर. जहां तक negative charge ligands का सवाल है, negative charge ligand क्या होते हैं? The ligands which will be a negative charge are called as negative charge ligands. You can write that. Ligands bearing negative charge are negative charge ligands. इसका नाम हम कैसे देते हैं? While naming, एक शब्द है ओ लगा देते हैं इसके पीछे. जैसे यदि मान लो शब्द आइड था तो उसकी जगह आइटो कर देते हैं. आइड था तो उसकी जगह आइडो कर देते हैं. एट था तो उसकी जगह एटो कर देते हैं. मतलब कहने का ये है कि जो भी नॉर्मल नाम होता है लिगेंड का उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिखने के लिए उसका ई हटाओ या आखिरी टर्मिनल ई हटा करके और आप उसकी जगह ओ लगा दो तो आपका लिगेंड का नाम जो है वो परफेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स, IUPAC रूल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल दिस इज F नेगेटिव. तो F नेगेटिव इज फ्लोराइड. यदि आपसे कोई पूछेगा F नेगेटिव क्या होता है तो आप नॉर्मली क्या बोलोगे? F नेगेटिव इज फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF. अब इसका नाम मेरे को लिखना है तो नाम इसका मैं क्या लिखूंगा? आइड की जगह O कर दूंगा तो इसका नाम हो जाएगा F फ्लोराइड. तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइडो. या इसका नाम मान लो Cl नेगेटिव है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोराइड. तो मैं इसका नाम क्या कर दूंगा? क्लोराइडो. यदि यहाँ पे मेरे पास मान लो Br नेगेटिव है तो नाम क्या कर दूंगा? ब्रोमाइड की जगह ब्रोमाइडो और आयोडाइड की जगह आयोडाइडो. तो इस तरीके से मैं O पीछे लगा दूंगा और इसका नाम कवर हो जाएगा. तो मैं आपको अलग अलग एग्जांपल अब बताता हूं नेगेटिव चार्ज लिगेंड में क्या क्या हो सकते हैं. हालांकि बेटा कई किताबों के अंदर अभी भी इसके जगह शब्द फ्लोरो का प्रयोग करते हैं. एग्जाम में भी हो सकता है फ्लोरो शब्द का प्रयोग किया गया हो नोमेनक्लेचर में, वो भी सही है, बट मोर करेक्ट इज फ्लोराइडो क्योंकि रिसेंट नोमेनक्लेचर के जो रूल्स है IUPAC के उनमें ये आइड की जगह आइडो ये सब टर्म्स को ऐड किया गया है. इसलिए जो है राइटिंग फ्लोराइडो इज मोर करेक्ट व्हेन राइटिंग टू फ्लोरो, बट मेनी बुक्स आर राइटिंग ओनली फ्लोरो नॉट फ्लोराइडो. So therefore, in many of the examples you will find that कि फ्लोराइडो नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ फ्लोरो लिखा हुआ है, वो भी करेक्ट है. तो उसकी जगह फ्लोरो इधर क्या हो सकता था? क्लोरो, यहाँ पे ब्रोमो और यहाँ पे आइडो. बट certainly more correct is आइडाइडो not आइडो. Now some more examples of this. For example बेटा if I have Cn negative तो Cn negative को क्या बोलता हूँ? साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड. इसका नाम क्या हो जाएगा? साइनाइडो. For example I have Nc negative, what name I will give? Iso साइनाइडो. I have NO3 negative, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? नाइट्रो, नाइट्रेट, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट. तो ये क्या हो गया?
नाइट्रेट है, यदि ये नाइट्रेट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रेटो। सी NaNO3 इज सोडियम नाइट्रेट। यदि ये सोडियम नाइट्रेट है तो ये नाइट्रेट हो गया NO3 नेगेटिव, तो दिस इज नाइट्राइटो। NO2 इज नाइट्राइट, सॉरी इट इज नाइट्राइट। इसका नॉर्मल नाम जो मैं जानता हूं वो नाइट्राइट जानता हूं, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो। इसी प्रकार P नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल आई हैव PS3, तो मैं हाइड्रोजन फॉस्फाइड बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा? यदि ये फॉस्फाइड है तो नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फाइडो। और यदि इसकी जगह पे यहाँ पे N 3 नेगेटिव है तो नाइट्राइडो। नाइट्राइडो की जगह मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा? सॉरी ये हो जाएगा नाइट्राइड। तो यदि ये नाइट्राइड है तो यहाँ क्या हो जाएगा? नाइट्राइडो। N3 नेगेटिव, रिमेंबर दिस, एजाइड होता है ये। NaN3 इज सोडियम एजाइड, NaN3 होता है सोडियम एजाइड। रिमेंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पे हमने NaN3 पढ़ा था, तो N3 नेगेटिव इज azide. So if it is azide, then the name will be azido. Therefore, you can write the nomenclature like this: SCN, thiocyanide, thiocyanide, SCN नेगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा? thiocyanidो, thiocyanidो, CNO, cyanato. So this is how we should write the nomenclature for negative charge ligands. कुछ और नाम भी लिख सकते हैं, जैसे this is एसीटेट, इसके लिए मैं लिख दूंगा एसीटेटो। दिस इज ऑक्सलेट, इसकी जगह मैं लिख दूंगा ऑक्सलेटो। जैसे KO2 होता है मेरे पास, तो K प्लस और O2 नेगेटिव, दिस इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। KO2 इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो उसके लिए मैं नाम क्या लिख सकता हूं? O2 नेगेटिव मींस सुपर ऑक्साइडो। Na2O2 इज सोडियम पर ऑक्साइड, तो Na2O2 यदि सोडियम पर ऑक्साइड है तो इसका मतलब O2 नेगेटिव नेगेटिव, O2 negative negative will be what? Peroxido. Peroxido. इसी प्रकार NaH is sodium hydride, तो H negative will become, ये बेटा हाइड्राइड है, NaH क्या होता है? सोडियम हाइड्राइड, तो H नेगेटिव क्या हो जाएगा? हाइड्राइडो। SO3 नेगेटिव नेगेटिव, तो SO3 नेगेटिव नेगेटिव क्या था? सोडियम सल्फाइट, सोडियम सल्फाइट SO3। Na2SO3 is sodium sulfite, so it will become sulfito. SO4 negative negative, Na2SO4 is sodium sulfate, so it will become sulfato. S2O3 negative negative, remember SO4 क्या होता है? सल्फेट होता है। यदि SO4 में एक O हटा के उसकी जगह सल्फर लगा दूं तो क्या हो जाएगा? S2O3 हो जाएगा। और यदि सल्फर रिप्लेस किया है तो शब्द थायो आता है, तो मैं इसका नाम बोल सकता हूं थायो सल्फेटो, तो इट इज थायो
सल्फेटो, एस नेगेटिव नेगेटिव, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S सल्फाइड। तो यदि ये सल्फाइड है तो ये क्या हो जाएगा, सल्फाइडो। इस तरीके से आप अलग अलग नाम दे सकते हो इन केस ऑफ रिमेंबर दैट हमने सिंपलेस्ट अमीनो एसिड पढ़ा था, जिसमें कि हाइड्रोकार्बन चेन में हमने क्या किया था, एक H हटा करके एक COH लगा दिया था और एक NH2 लगा दिया था, एंड दिस वाज ग्लाइसिन। मैं इसका एक H हटा देता हूँ, यदि इसका एक H यहां से हटा देता हूं H प्लस, तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा NH2 CH2 COO W नेगेटिव। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिनेटो। तो दिस इज ग्लाइसिनेटो, नोट डाउन, इट इज ग्लाइसिनेटो। इसी प्रकार यदि तुम लोग को याद हो तो मैंने आपको ग्लाइऑक्सिम्स पढ़ाए थे, एल्डिहाइड कीटोन में आपने पढ़ा होगा, जबकि एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ होती है, NH2OH के साथ में H2 बाहर निकल जाता है और उसके फलस्वरूप ऑक्सिम्स बनते हैं। तो रिमेंबर दैट, यदि तुम लोग को याद होगा तो ये था ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल की रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ होती है H2 बाहर निकल जाएगा एंड फाइनली यू हैव CH डबल बॉन्ड NOH, CH डबल बॉन्ड NOH। इसको मैं क्या बोल दूं, इसको मैं बोल दूंगा ग्लाइऑक्सिम, ग्लाइऑक्सिम। यदि मैं यहां से एक H निकाल देता हूं तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NO नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड NOH H, और इसका नाम हो जाएगा ग्लाइऑक्सीमेटो, ग्लाइऑक्सीमेटो, ग्लाइऑक्सीमेटो इसको बोलते हैं। अब समझ रहे बात को, यदि मान ले बेटा यहां से दो H हटा दूं और दो H हटा करके यदि मैं यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो नाम हो जाएगा C डबल बॉन्ड NO W नेगेटिव C CH3 डबल बॉन्ड NOH। तो क्या इसका नाम डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, तो नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। इन शॉर्ट it will be called as DMG, DMG, or it is small d, DMG, and in short glycineto is called as GLY, glycineto को GLY बोलते हैं, जो आपने इससे पहले लिखा था। It is just so that you remember the names, क्योंकि कई बार ये नाम का इम्पोर्टेंस है और आपको पता होना चाहिए कि ये लिगेंड्स किस टाइप से हम ड्रॉ करते हैं। Now, one last ACAC is there, which you should also remember. CH3 C double bond O, CH double bond C O negative charge CH3. This is acetyl acetonato, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ACAC। तो ये था नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स के बारे में। अब मैं आपको न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में बताता हूँ।
Alright. Neutral ligands are the one which do not bear any kind of charge, जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा. So ligands which does not carry any kind of the charge और उनका कोई स्पेशल नेम नहीं हम लगाते, मतलब एक्सेप्ट फ्यू केसेस, कुछ केसेस को छोड़ दो तो कोई स्पेशल नेम हम प्रयोग नहीं करते. कुछ केसेस में हम स्पेशल नेम का प्रयोग करेंगे, जैसे वाटर के अंदर हम प्रयोग करते हैं एक्वा, NH3 को बोलते हैं अमाइन, अमाइन, CO को बोलते हैं कार्बोनिल और O2 को बोलते हैं डाई ऑक्सीजन, N2 को बोलते हैं डाई नाइट्रोजन, CH3OH को बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल. C2H5OH को बोलेंगे इथाइल अल्कोहल. So simple name we have to write except a few cases. NO is nitrosyl, CO was carbonyl, O की जगह यदि S लगा दो यहाँ पे तो it will become thiocarbonyl, thiocarbonyl. thiocarbonyl. इसी प्रकार यदि N की जगह इधर O की जगह S लगा दूं तो it will become thiO नाइट्रोसिल. PH3 लिख दूं तो दिस इज फॉस्फाइन, PH3 इज फॉस्फाइन. और P H होल थ्राइस P लिख दूं तो 3 H की जगह 3 फिनाइल ग्रुप आ गए, तो इसको मैं लिख दूंगा ट्राई फिनाइल फॉस्फाइन, ट्राई फिनाइल फॉस्फाइन, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन. अब एक और CH2 NH2 NH2. यदि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा याद हो तो टर्मिनल एल्कीन पे जैसे एक ही कार्बन पे यदि 2 वैलेंसीज हैं तो हम इडीन लिख देते थे, इडीन. सो दिस इज मिथाइल इडीन. हाइड्रोकार्बन चेन में यदि टर्मिनल पोजीशंस पर वैलेंसी होती थी तो हम उसके लिए शब्द प्रयोग करते थे पॉलीमिथाइलिन, पॉलीमिथाइलिन शब्द प्रयोग करते थे. नाउ हियर इस ग्रुप के लिए मैं शब्द प्रयोग करूंगा इथाइलिन. इट विल बी इथाइलिन, CH2 इथाइलिन. तो चूंकि यहाँ पे 2 अमाइन ग्रुप लगे इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाई अमाइन इथाइलिन, डाई अमाइन इथाइलिन. और से इथाइलिन डाई अमाइन, मेक इट इथाइलिन डाई अमाइन और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं ईन, इथाइलिन डाई अमाइन और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं ईन. इस प्रकार यदि याद हो तो CH3 CH NH2 CH2 NH2. So this will be termed as propylene.
प्रोपाइलीन डाइअमाइन, प्रोपाइलीन डाइअमाइन न्यूट्रल लिगेंड से ही। इसी प्रकार यदि आप लोग को याद हो तो दिस इज पायरिडीन, तो इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं पायरिडाइल, पायरिडाइल पीवाई, पायरिडाइल पीवाई। अगेन रिमेंबर द नोमेनक्लेचर रूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जबकि एक ही टाइप की चेन जुड़ी होती है तो इसको मैं 1 लिख देता था, इसको मैं 1 डैश या 1 डैश डाई पायरिडाइल बोल सकता हूँ। इसका नाम मैं दे दूंगा 1 डैश डाई पायरिडाइल। वन डैश डाई पायरिडाइल लिख सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। इसके बाद लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स। जहां तक पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स का सवाल है, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड में हो सकता है H3O+। अब जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम शब्द ईएम का प्रयोग करते हैं, IUM, तो इसको मैं बोल दूंगा हाइड्रोनियम, H3O+ हाइड्रोनियम, NO+ नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, NO is nitroso, so it is nitrosonium, NO2+ is nitronium, nitronium, then Br+ bromonium, bromonium, then Cl+ chloronium, I+ iodonium, like this. So this is about the nomenclature part of this. We'll discuss about classification on the basis of denticity of ligand. Classification on the basis of denticity of ligand. डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड का मतलब होता है कि वो कितने लोन पेयर एक लिगेंड डोनेट करता है। यदि कोई लोन पेयर, यदि कोई लिगेंड एक लोन पेयर को डोनेट करेगा तो मैं उसको बोलूंगा मोनोडेंटेड लिगेंड, 2 करेगा तो बाइडेंटेड लिगेंड, 3 तो ट्राई, 4 तो टेट्रा, देन पेंटा एंड देन हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। So the number of lone pairs that is donated by a ligand is called as denticity of that ligand. So denticity of ligand is the number of lone pairs donated by a ligand is called as denticity of ligand. बेटा denticity वेरी कर सकती है अलग अलग मीडियम में, अलग अलग सिचुएशन में। हो सकता है किसी ligand के पास 6 लोन पेयर हो और वो 4 ही डोनेट कर रहा है, तो इन दैट केस इट will be termed as tetradentate ligand in that particular case. यदि वो उसका 2 लोन पेयर है, एक ही डोनेट कर रहा है, तो in that particular case that will be termed always as a monodentate ligand, not as a bidentate ligand. So number 1 is monodentate ligand.
जहां तक मोनोडेंटेड लिगेंड का सवाल है, मोनोडेंटेड लिगेंड कई हो सकते हैं, जैसे कि OH नेगेटिव हो गया, जैसे कि H नेगेटिव हो गया, जैसे कि NO3 नेगेटिव हो गया, CN नेगेटिव, CO एक लोन पेयर होगा इसके ऊपर। यदि आप CO का स्ट्रक्चर देखें तो ये डबल बॉन्ड बना लिया, इसके अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इस और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो इसके पास एक लोन पेयर रहेगा। सो कार्बन वाले साइड से जो है लोन पेयर का डोनेशन होगा। सो दिस इज आल्सो अ मोनोडेंटेड लिगेंड। देन यू कैन राइट CN, CN हो गया, NC लिख दें, दिस इज मोनोडेंटेड लिगेंड। H2O it will donate a lone pair, it is also a monodentate ligand. And then I will give you one more example, that is hydrazine. Hydrazine is also an example of monodentate ligand. And then also sulfate is also an example of monodentate ligand. Now there is something which will confuse you, that is the last two examples, one of hydrazine and other is that of sulfate. कि सल्फेट और हाइड्रोजन किस तरीके से मोनोडेंटेड लिगेंड का पार्ट हो सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू दैट। मतलब इधर तो क्लियर कट दिख रहा है एक लोन पेयर, एक और लोन पेयर, तो इस तरीके से एक एक लोन पेयर का डोनेशन होगा। पर हाइड्रोजीन में तो एक्चुअली दोनों नाइट्रोजन पर एक एक लोन पेयर है, तो वो दो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, पर स्टिल इट इज बिहेविंग लाइक अ मोनोडेंटेड लिगेंड। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आप यदि देखें तो हाइड्रोजीन, यदि मैं मान लूं कि ये सेंट्रल मेटल एटम M है और ये रहा हाइड्रोजीन NH2, एक लोन पेयर इधर है और एक लोन पेयर इधर है, तो ये क्या करेगा, इस ओर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इस ओर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। सवाल ये उठता है, अब तक मैंने आपको कभी भी ये बात नहीं बोली है कि सेंट्रल मेटल एटम लोन पेयर लेगा ही क्यों? तो वो लेगा इसलिए क्योंकि उसके पास ऑर्बिटल खाली है। अभी तक आपको जितने भी मैंने एग्जांपल दिए सब डी ब्लॉक एलिमेंट के एग्जांपल दिए, तो उसमें आप देखो कि सभी में डी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ ना कुछ जो है डी ब्लॉक में जगह खाली है, तो डी ब्लॉक में जगह खाली है तो वो निश्चित रूप से लोन पेयर लेकर के अपने आप को, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, जिससे कि वो ओवरऑल स्टेबिलिटी में जाए। तो देयरफॉर इट विल रिसीव द लोन पेयर डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। यदि यहां पर आप देखो तो ये मान लो कोई सेंट्रल मेटल एटम है और यहां से एक लोन पेयर आ सकता है, यहां से एक लोन पेयर आ सकता है, एंड इफ NH2 दैट इज हाइड्रोजन, NH2 that is hydrogen is donating two lone pair to the central metal atom, that means it is behaving like a bidentate ligand। उस केस में वो bidentate ligand की तरह काम करेगा। But as you know, जैसा आप जानते हो इस बात को कि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, so the ring of 3 is not stable ring due to the a lot of angle strain. Therefore, hydrazine will better behave as a monodentate ligand rather than behaving as a bidentate ligand, क्योंकि लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रदान नहीं करेगा उससे ज्यादा स्ट्रेन का अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। Therefore, hydrazine will not behave like a bidentate ligand, it will behave like a monodentate ligand. I'll give you one more example, that is of sulfate. Sulfate को यदि आप देखें तो sulfate will look somewhat like this. Although I am not drawing a tetrahedral structure of sulfate, बट मैं अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज मेटल एटम और ये रहा एक डोनेशन और ये रहा दूसरा डोनेशन। नाउ 1 2 3 4 रिंग 4 एटम की बनी है। 4 एटम की रिंग भी स्टेबल नहीं होती है, 5 या 6 की रिंग जो है ज्यादा स्टेबल रिंग पाई गई है, जबकि 3 और 4 की रिंग अनस्टेबल होती है। Therefore, sulfate will also behave like a monodentate ligand, it will not behave like a bidentate ligand। इसलिए हाइड्रोजीन पे दो लोन पेयर होने के बावजूद भी it has behaved like a monodentate ligand, और सल्फेट पे भी दो लोन पेयर होने के बावजूद it has behaved like a monodentate ligand। So denticity of ligand है वो लोन पेयर जो कि वो ligand जो कितने लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देता है वो उसकी डेंसिटी होती है, ना कि उसके पास कितने लोन पेयर अवेलेबल है। नाउ आफ्टर दिस bidentate ligand, नाउ bidentate ligand का तो एक फेमस एग्जांपल इथाइलिन डायमाइन जो अभी मैंने आपको पढ़ाया वही हो जाएगा। bidentate ligand, take one example of ethylene diamine. This is CS2, CS2 is ethylene, and then you have NH2, and then you have NH2, so it is ethylene diamine, and there is central metal atom, donate one lone pair, donate one more lone pair, and the ring is that of 5 atoms. You can see that 1 2 3 4 and 5, क्योंकि 5 एटम की रिंग बनी है, it is a stable ring, therefore ethylene diamine will behave like a bidentate ligand। याद करो बेटा, एक समय पे मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ दिया था जहां पर कि मैंने आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया था, समथिंग
I remember Cu NH3 whole twice, or else I gave something else, कुछ और दिया था क्वेश्चन, that was for efficiency, जहाँ पे EN ट्वाइस लिया था मैंने और वहां पे आपको नहीं बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा था, तो वहां पर उस एग्जांपल में आप जाकर जब देखोगे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट एग्जांपल एग्जैक्टली, बट वहां पे EN ट्वाइस लिखा हुआ है, EN ट्वाइस लिखने का मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तो वहीं से हो जाएगा, और CO 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया था, क्योंकि एक EN 2 लोन पेयर देगा तो 2 EN 4 लोन पेयर देगा, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इधर से और 2 CO, तो टोटल कितने हो गए 6, सो देयरफॉर दैट बिहेव लाइक द वहां पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर था, इट इज बिहेविंग लाइक अ बाइडेंटेड लिगेंड। अब मैं यदि आगे की बात करूं, जैसे मान लो मैं ऑक्सिलेट लिख देता हूं यहाँ पे, सो ऑक्सिलेट लुक समवॉट लाइक दिस, ये रहा सेंट्रल मेटल एटम, ये डोनेशन यहाँ से, ये डोनेशन यहाँ से, 1 2 3 4 5, ऑक्सिलेट विल बिहेव लाइक अ बाइडेंटेड लिगेंड, ऑक्सिलेट एक बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेगा। नाउ लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ डिप्टी, डिप्टी मतलब डाई पैराडाइल, रिमेंबर दैट, पैराडाइल को हम पीवाई बोलते थे और डाई पैराडाइल को हम डिप्टी बोलेंगे, DIPY। सो यदि यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है तो डिप्टी के पास ये रहे 2 लोन पेयर, ये डोनेट कर देगा 1 2 3 4 5, therefore it will also behave like a bidentate ligand. Oxalate behaves, ethylene diamine behaves like a bidentate ligand, and then there comes the DP that also behaves as a bidentate ligand. जो 2 लोन पेयर को डोनेट करे उसको हम bidentate ligand बोल देंगे। Now remember one more, that is, यदि आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, that was CH2 C double bond O O H and there was NH2, इधर से H उड़ा दिया था, ये आ गया था, and the name was ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन से बना था, ये नाम था ग्लाइसिनेटो। M यहाँ पे रखो, एक डोनेशन यहाँ से, एक लोन पेयर यहाँ से, 1 2 3 4 5, therefore it is behaving like a bidentate ligand, therefore I'll say that glycinato behaves as a bidentate ligand. Remember more examples, यदि आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल भी बताया है, DMG डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो, इधर क्या हो जाएगा M, it is also behaving like a bidentate ligand, so they all can behave like bidentate ligands that you okay, right. 1 2 3 4 5 and 6, or else you can also donate it like this, NOH, no, donate it like this, otherwise valency के problem हो जाएगा, so this is there.